स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। ऑल्दो अभी ये एक्ट नहीं बना है, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्योंकि 19 अमेंडमेंट यहां पर करे गए हैं लोकसभा के द्वारा। और जानते हैं इस पूरे वीडियो में कि क्या क्या वो अमेंडमेंट्स हैं, और साथ साथ में यहां पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के लेके, और ऑपोजिशन ने इसका कैसे क्रिटिसिज्म किया है और क्या क्या इसके डिटेल्ड प्रोविजन है। तो अगर हम बात करें, इस बिल में 19 अमेंडमेंट्स करे गए हैं अलग अलग लॉज में। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में अमेंडमेंट है एक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में 12 अमेंडमेंट्स हैं, जो कि मेजर सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में 2 अमेंडमेंट्स हैं, और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट ऑफ 1970 एंड 1980 में 2 अमेंडमेंट हैं। मतलब टोटल 19 अमेंडमेंट्स इसमें करे गए हैं। अब सबसे पहली बात जो है वो नॉमिनेशन प्रोविजन की है। मतलब अब आप अपने 4 नॉमिनीज बना सकते हैं। यूजुअली क्या होता था कि जैसे जो व्यक्ति था वो अपना एक नॉमिनी अकाउंट होल्डर बनाता था, लेकिन अब इसमें आप 4 नॉमिनीज बना सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए फर्स्ट नॉमिनी अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो मनी जाएगा वो सेकंड नॉमिनी, देन थर्ड नॉमिनी, देन फोर्थ नॉमिनी। अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है फर्स्ट की, देन सेकंड की, देन थर्ड की, देन और लास्ट में इट इज गो टू फोर्थ नॉमिनी। यहां पर फायदा ये हो रहा है कि क्या होता है कि जब एक ही नॉमिनी होता था, तो अगर मान लीजिए वो भी नहीं रहा, तो उस केस में जो अंडरलाइंग अमाउंट होता था वो फिर बैंक को चला जाता था। तो यहां पर कहीं ना कहीं डिपॉजिट और वैल्यूएबल जो है वो हमने अनक्लेम्ड कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे, और इससे 4 नॉमिनीज का यहां पर प्रॉपर तरीके से एक रेगुलेशन से जो पर्सन है, जो अकाउंट होल्डर है, उसका मनी इजीली उसके हायर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उसके पर्टिकुलर जो रिलेटिव्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहां पर 4 नॉमिनी का प्रोविजन है, जो इस एक्ट का सबसे बड़ा चेंज है। तो यहां नाउ वी हैव 4 इंडिविजुअल्स फॉर देयर बैंक अकाउंट, एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन यहां पर सक्सेसिव नॉमिनेशन होगा, मतलब पहले के बाद दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा। उसके अलावा रीडेफिनेशन ऑफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। देखिए, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उस पर्सन की ओनरशिप क्या है, उस पर्सन का होल्ड कितना है, उस पर्सन का जो ओवरऑल कंट्रोल कितना है। तो यहां पर यह बात बोली गई है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन बैंक डायरेक्टरशिप हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़, रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ टुडे। अब यह पॉइंट क्यों है? ये पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक जमाने में जो ये 5 लाख का अमाउंट था, यही बहुत ज्यादा होता था। लेकिन 2 करोड़ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इसलिए रखा गया ताकि जो डायरेक्टर लेवल पर लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जिनका इंफ्लुएंस बैंक सेक्टर पे और पर्टिकुलर बैंक पे ज्यादा है, या जो ओवरऑल डिसीजन मेकर्स हैं, उनके सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को अगर हम बढ़ाते हैं, तो एक तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांस होती है, और दूसरा कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट अगर उनका क्रिएट हो रहा है यहां पे, तो कहीं ना कहीं ये प्रूडेंशियली और कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबल नॉर्म को प्रमोट कर रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग जो ले वो बहुत सोच समझ कर ले, और कहीं ना कहीं जन विश्वास, लोगों में भी एक विश्वास जाएगा कि कहीं ना कहीं जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है बैंक डायरेक्टर्स का, उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि एक कैजुअल नॉर्म जो होता है वो कहीं ना कहीं यहां पर अवॉइड करा गया है। तीसरी बात जो इसमें कही है कि जो टेन्योर है डायरेक्टर्स का कोऑपरेटिव बैंक का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहां पर बोला है द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर। मतलब जो चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, इनको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो जो टेन्योर है कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स का, उसको 8 साल से 10 साल कर दिया गया है। मतलब सिर्फ चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर को हटा के जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, उनके जो कोऑपरेटिव बैंक से जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, उनके टेन्योर को 8 साल से अब 10 साल कर दिया है, स्पेसिफिकली इन कोऑपरेटिव बैंक। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि इससे कोऑपरेटिव जो सेक्शन है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गवर्नेंस है, ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और कहीं ना कहीं उसको एक स्पेसिफिक पावर मिलेगी। आप सबको पता होगा कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 का है, वो फोकस करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नेंस पे। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नेंस नॉर्म आए हैं, इससे ओवरऑल कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी को पावर मिलेगी, और साथ साथ में बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि जितना टेन्योर लंबा होगा, 8 साल से अगर 10 साल टेन्योर हमने डायरेक्टर का कर दिया, तो ही हैव एम्पल ऑफ टाइम टू टेक डिसीजन फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट, फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। इसके अलावा जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है,
a director from a central cooperative bank can now serve on the board of state cooperative bank, enhancing coordination between the two. आपको पता होगा कि जो cooperative banks होते हैं उसमें स्टेट में किसी भी राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे बड़ा जो बैंक होता है उसको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और फिर हमारी आती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो अगर यहां पर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राज्यों के लिए, क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स भी उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं और पूरे राज्य में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। उनका ओवरऑल सबसे प्रीमियर एजेंसी भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ही होती है। तो यहां पर यह बोला गया है कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है वो बोर्ड ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसमें भी सर्व कर सकता है, ताकि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन रहे, बेटर हार्मनी रहे। यूजुअली क्या होता था कि जब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कोई डिसीजन लेती थी तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे उन तक वो डिसीजन आना, और कहीं ना कहीं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो अप्रोच होता था वह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से थोड़ा सा अलग होता था, क्योंकि हर राज्य का अपना खुद का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी प्रायोरिटीज कुछ और हो सकती हैं। लेकिन यहां पर अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर है अगर वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी उसकी प्रेजेंस रहेगी तो कहीं ना कहीं जो लोकल स्टेट के इश्यूज हैं वो हाईलाइट होंगे, कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स हैं वो हाईलाइट होंगे, और जो कहीं ना कहीं इनकी जो डिमांड्स हैं वो सेंटर तक पहुंचेगी, जिससे एक बेटर कोऑर्डिनेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यहां पर मेंटेन रहेगा। आगे बात करें फ्रीडम इन रेन्यूमरेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए यहां पर बैंक्स को अलाउड किया गया है कि वो रेन्यूमरेशंस डिसाइड कर सकते हैं फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। आपको पता होगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो होते हैं वो ऑडिट करते हैं बैंक अकाउंट्स को, बैलेंस शीट्स को, जो कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये बैंक का एनपीए कितना है, इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसने मेंटेन कर रखा है क्या, ये जो पर्टिकुलर बैंक है इसकी ओवरऑल बैंकिंग जो बैंकिंग रेगुलेशंस या बैंकिंग प्रोविजंस जो हैं उसको इसने कंप्लाई किया है क्या। दैट मींस दे आर द वन who will tell how this bank is actually performing and what are the recent success or failures that this bank has achieved। तो इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पर यह बात बोली गई है कि बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने हिसाब से रेन्यूमरेशन दे सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को। अदरवाइज पहले क्या होता था, रेन्यूमरेशन इश्यूज को लेकर ऑडिटर्स और बैंक्स में एक टसल रहता था। साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नेंस और कंप्लायंस नॉर्म्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए, कंप्लायंस नॉर्म्स को और बेहतर करने के लिए यहां पर जो डेट्स हैं उसमें बदलाव किया गया, यानी और ट्रांसपेरेंसी रहे और बेटर ऑपरेशंस रहे, चीजें और स्ट्रीमलाइन रहे। इसके लिए बोला गया कि बैंक्स के लिए जो डेडलाइन है टू सबमिट देयर कंप्लायंस रिपोर्ट हैज बीन रिवाइज्ड। मतलब अब जो पहले सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को जो बैंक्स की कंप्लायंस रिपोर्ट जाती थी इसको चेंज करके अब कर दिया गया है 15th एंड लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर 15 तारीख और आखिरी तारीख महीने की उसमें बैंक की कंप्लायंस रिपोर्ट जाएगी। अब इससे कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग प्रोसेस बेहतर होगा और टाइमली अपडेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मिलता रहेगा, जिससे कि ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में रहेगी, बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा, और साथ साथ में जो भी बैंक से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, वो टाइमली पूरे पहुंचते जाएंगे अथॉरिटीज के पास में। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या इसमें चेंजेस आए, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड कस्टमर कन्वीनियंस। द अमेंडमेंट एम टू एनहांस बैंकिंग गवर्नेंस, इंप्रूव कस्टमर सर्विस एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। देखिए, बैंक्स को लेकर अभी एक तरह का पैनिक हल्का सा क्रिएट हुआ था, जिसमें ये बोल रहे थे कि जो बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और एक तरह का जो इकोनॉमी में स्लो डाउन भी आया था उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि लोग जो है बैंकिंग डिपॉजिट्स या बैंक्स के ऊपर इतना रिलाय नहीं कर रहे थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं इन प्रोविजन से बैंकिंग गवर्नेंस नॉर्म स्ट्रांग होते हैं, ओवरऑल कस्टमर सर्विसेज बेहतर होती हैं, और इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है उनको भी यहां प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि सेफ्टी, स्टेबिलिटी और बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ जो है वो ओवरऑल मेंटेन रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द शेयर ऑफ बैंक डिपॉजिट इन हाउस होल्ड सेविंग हैज डिक्लाइन फ्रॉम 55% टू लेस देन 40% ओवर द पास्ट डिकेड। मतलब लास्ट 10 सालों में जो ओवरऑल सेविंग का शेयर है वो 55% से 40% पे आ गया है। अब अगर फ्रेंड्स ये जो डिपॉजिट्स है अगर ये कम होता जाएगा तो ये कंसर्न इसलिए है कि फिर बैंक्स आगे लोन कैसे देंगे।
आपको पता होगा कि हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पर मान लीजिए बैंक 5% का इंटरेस्ट देता है, फिर बैंक उसी को लोन में चलाता है आगे 6% या 7% पे, और जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। अब अगर डिपॉजिट्स ही कम होंगे तो पहली बात तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक उसको लोन में आगे दे नहीं सकता, और अगर बैंक्स लोन कम देगा तो इकोनॉमी में उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, और अगर उनके प्रॉफिट्स कम होंगे तो बैंक्स कोलैप्स भी कर सकते हैं, इकोनॉमी में एक तरह का बहुत बड़ा स्लो डाउन आ सकता है। तो इसीलिए यहां पर बैंक्स के प्रति रुझान लोगों का बढ़े, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बढ़े, और कहीं ना कहीं लोगों को सेफ सिक्योर बैंकिंग सिस्टम का आनंद मिल सके, इसके लिए सरकार ने ये नॉर्म्स लेकर आई हैं। अब सरकार का यहां जस्टिफिकेशन देखिए क्या है। सरकार का कहना है, सिंस 2014 पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैव बिकम स्टेबल, प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनल। और इन्होंने बोला टोटल प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यहां पर आप एक चीज और बताता हूं मैं आपको। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% से ज्यादा हो, मतलब सरकार का जो हिस्सा है वो 51% से ज्यादा होता है, तो हम उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का या प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज का शेयर 51% से ऊपर होता है, तो हम कहते हैं उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक। सिमिलरली नेशनलाइज बैंक वो होते हैं जो इनिशियली प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, लेकिन बाद में सरकार अगर उनको एक्वायर कर ले तो वो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या नेशनलाइज बैंक में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब नेशनलाइज बैंक ओरिजिनली प्राइवेट बैंक होते हैं, लेकिन बाद में सरकार उसको एक्वायर करती है, और पब्लिक सेक्टर बैंक इनिशियली राइट्स फ्रॉम देयर इनकॉर्पोरेशन वो सरकार के आधिपत्य में होते हैं, सरकार के कंट्रोल में होते हैं। सो नाउ बैंक्स नो लॉन्गर रिलाई ऑन गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन एंड हैव सक्सेसफुली रेज फंड्स इंडिपेंडेंटली। ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट करती थी, गवर्नमेंट्स रिकैपिटलाइजेशन करती थी फंड के थ्रू, और बैंक्स उससे फंड रेज करते थे। लेकिन अब बैंक्स इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली फंड्स रेज भी कर रहे हैं। और इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वह रेजिलियंट रहा इवन कोविड जैसी सिचुएशन के समय भी, और कहीं ना कहीं पीपल फ्रेंडली नॉमिनेशन सिस्टम से आगे आने वाले समय में जो लीगल डिस्प्यूट्स और हायर्स को लेकर जो डिस्प्यूट होती है वो भी अवॉइड होगी, और कहीं ना कहीं जो अनक्लेम्ड अमाउंट की जो प्रॉब्लम होती है वो भी यहां पर कम हो पाएगी। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट जस्टिफाई दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आगे अब जैसे ही ये चीज आई तो कहीं ना कहीं यहां ऑपोजिशन ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। सबसे पहले यहां पर बोला गया है इससे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक बढ़ेगा। खैर ये बात तो कम समझ में आई मुझे भी कि प्राइवेटाइजेशन कैसे बढ़ेगा, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है इन सब चीजों से बैंक्स प्राइवेटाइज होने लग जाएंगे। मतलब 51% शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर चला जाएगा, और बड़े बड़े बैंक्स जो हैं SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पंजाब नेशनल बैंक है, सरकार इनका डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, ऐसा इनका मानना है। ये समझ में नहीं आया कैसे, लेकिन ठीक है। फिर उन्होंने बोला इससे बैंक फीस अपनी बढ़ा देंगे। नाउ दिस कैन बी अ रीजन, जिसमें इन्होंने बोला कि एक्सेसिव चार्जेस होंगे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज की, जैसे कि ATM से विड्रॉ कर रहे हो या SMS अलर्ट्स आ रहे हैं, तो यहां पे बैंकिंग फीस जो है वो बढ़ सकती है, जिससे आम आदमी को नुकसान पहुंच सकता है। फिर उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड जैसी चीजें भी इसमें बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन नहीं है, IT सिस्टम जो है इतना रोबस्ट नहीं है, और आने वाले समय में हम जो लगातार बैंक फ्रॉड्स की खबरें सुन रहे हैं वो यहां पर और प्रिवलेंट हो सकती हैं। इसके अलावा और क्या बात इन्होंने कही कि कांग्रेस की जो MP है उन्होंने ये बात बोली कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.21% पे और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 5.4% के आसपास में, रुपी लगातार जो है वो रुपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। और इन्होंने बोला इस तरह के जो बिल्स हैं ये इस समय पर नहीं आने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी चीजों से इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आ सकता है। अब ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो इन्होंने कहा वो तो चलिए जो बात जो कही वो तो है, लेकिन स्टैगफ्लेशन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सारे कंसर्न्स हैं इनके खुद के व्यू पॉइंट्स हैं, अब एज सच कोई प्रूवन चीज नहीं हुई है इसमें। तो इनका ये कहना है, आपको पता है इन्फ्लेशन ने टारगेटेड रेंज को क्रॉस कर दिया है। 4% ±2 का जो टारगेट रेंज था, 2 से 6% का इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज है हमारे यहाँ, जो हर 5 साल में होती है। ये 6.21% पे आ गया है, और क्योंकि रुपी बहुत वीक हो रहा है इसलिए डॉलर का फ्लो बढ़ाया जा रहा है, जिससे हमारा फॉरेक्स भी कम हो रहा है। अब यहां पर जो ये शब्द इन्होंने बोला है स्टैगफ्लेशन, इसको मैं आपको समझा देता हूं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो बढ़े, इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में बढ़े, लेकिन GDP ग्रोथ फॉल हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। और ये तब होता है जनरली जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो या आपकी इकोनॉमी प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं होते। मतलब आपकी इकोनॉमी में डिमांड तो है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और GDP भी गिर रही है। यूजुअली जब इन्फ्लेशन होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और GDP भी बढ़ती है, बिकॉज इट इज अ वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। लेकिन यहां पर इनका स्टैगफ्लेशन का मतलब यह है कि डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और आपकी इकोनॉमी में जीडीपी भी गिर रही है। ये यूजुअली तब होता है जब आप इंपोर्ट्स ज्यादा करते हो। फिर इन्होंने कहा कि केवाईसी जो अपडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं लगातार आते रहते हैं लोगों के पास, जिससे कस्टमर्स इरिटेट होते हैं। और जो ये कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि जो मैंडेट ऐसा बनाइए कि अननेसेसरी अपडेट्स नहीं आए और लगातार लोगों को चेंजेस नहीं करने पड़े, क्योंकि केवाईसी नॉर्म्स में लगातार जो अपडेट होते हैं उससे लोग परेशान होते हैं। और भारत में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो कंपैरेटिवली बहुत वीक है, तो ये केवाईसी अपडेट लगातार नहीं होने चाहिए। साथ साथ इन्होंने कहा कि फ्रॉड अगर होता है तो इसमें कॉम्पनसेशन भी दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं लोगों के पास में ओवरऑल एक प्रोटेक्टेड मनी, उनकी जो हार्ड अर्न मनी है वो सेव रहे, और ऐसे लोग जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको कहीं ना कहीं प्रिजन में इम्प्रिजनमेंट भी किया जाए और हार्श पनिशमेंट्स उन पे हो। अब एक क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इकोनॉमी के सारे अपडेटेड वीडियोस और सारी करंट इंफॉर्मेशन आप मुझसे पा सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर करिए, ताकि आप जितनी भी इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है उनको आप यहां से रिसीव कर सकते हैं। और डेली दिन में 2:30 बजे, मंडे टू सैटरडे दिन में 2:30 बजे, every 2:30 PM मंडे टू सैटरडे ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल मैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं जो पूरे दिन भर में हुए हैं। मतलब पूरे दिन भर में जो भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हें मैं 2:30 PM पे मंडे टू सैटरडे रोज डिस्कस करता हूं इसी चैनल पर। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई इंस्टाग्राम चैनल। सो दिस इज ऑल इन दिस रिगार्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन दिसंबर बैच। ये जो बैच है हमारा, ये 7 दिसंबर शाम 6 बजे से चालू हो रहा है। 7 दिसंबर शाम 6 बजे से ये बैच चालू हो रहा है। इसमें हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा, मतलब अलग अलग। हिंदी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। इसमें इस बैच में कंप्लीट फाउंडेशन, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तैयारी, लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग सब इस बैच में है। और अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। साथ साथ में आपको दिल्ली बुलाया जाएगा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, जहां पर आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बियर करेगा। प्रॉपर आंसर राइटिंग, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दी जाएगी, और 1-to-1 मेंटोरशिप इसका एक बहुत स्पेशल फीचर है। अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो इसकी फीस है 29,999, और अगर आप 2027 का अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो इसकी फीस है 34,999। और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज SBS लाइव, तो आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ना सिर्फ इस कोर्स में, बल्कि आप किसी भी UPSC कोर्स में, स्टेट PCS में, जुडिशरी में, या कोई भी बैंकिंग एग्जाम में भी अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये मेरा पर्टिकुलर आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, और कॉमेंट में मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और साथ साथ में आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।